हेलो नमस्कार बच्चों आज आपका मैं स्वागत करने वाला हूं। ऐसे 10 टॉप सवालों से ऐसे जहरीले 10 सवाल आपके सामने होंगे जो एग्जामिनर इन सवालों के बिना आगे नहीं बढ़ता। कोई भी एग्जामिनर हो यहां से सवाल टच करके जाएगा मेरे भाई, जरूर। खतरनाक सवाल, बड़े जहरीले सवाल, और उस सवालों की ऐसी जहर ट्रिक बताऊंगा आपको, बड़ी बेस्ट कॉन्सेप्ट अप्रोच के साथ बताऊंगा जो बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहेगा ना वो भी पढ़ेगा। ऐसी खतरनाक ट्रिक लेके आओ, जैसा जहरीले सवाल होंगे ऐसी जहरीली ट्रिक आपको देने वाला हूं। इसलिए सभी स्टूडेंट अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और 10 सवालों तक मेरे साथ बने रहो। वीडियो को पूरा देखो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट करके जाऊंगा, कभी भी आप अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसलिए वीडियो को पूरा देखें और 10 सवाल टॉप सवाल कॉन्सेप्ट के साथ मेरे साथ चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आइए देखते हैं हम अपना पहला सवाल। पहले सवाल क्या दिया गया है, देखिए बच्चे। पहले सवाल में कहा गया है एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। देखिए एक महिला, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी, है ना। जरा देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो रेशियो दिया वो रेशियो किसका दिया है। जो रेशियो दिया गया है वो रेशियो किसका दिया गया है, जरा देखिए। व्यय और बचत का अनुपात, व्यय कितना, एक्सपेंडिचर कितना 5 और सेविंग कितना है 1। तो बच्चों में अनुपात को जहां 5:1 है इसको मैं 50 और 10 भी लिख सकता हूं, 500 और 100 भी लिख सकता हूं, 5000 और 1000 भी लिख सकता हूं, कितनी भी जीरो लगा सकता हूं कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। तो आप 5:1 को देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे इसका एक्सपेंडिचर दिया है ना, क्या दिया है, इसका एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपेंडिचर। फिर इसने कहा उसकी सेविंग दिया है, बचत। और जब एक्सपेंडिचर और सेविंग को दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी इनकम प्राप्त हो जाएगी, है ना। अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को दोनों को एक साथ जोड़ता हूं तो इनकम प्राप्त होती है। अनुपात कितना, 5:1 दिया। एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 5। तो 5 को हम मान लेंगे 500, क्योंकि रेशियो है, आप जीरो कितनी भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेविंग कितनी हो जाएगी, 100। और आप इनकम देखेंगे, जब 500 रुपए उसने खर्च किया, 100 रुपए बचाया, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 600। तो टोटल इनकम हमने लिख लिया 600, ठीक है। अब उसने कहा उसकी आय में 10% की और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होगी। इनकम ये है, इसमें 10% की वृद्धि होगी, प्लस का 10% करेंगे इसमें। और जो उसकी व्यय है उसमें 20% की वृद्धि होगी, एक्सपेंडिचर में कर लेंगे बच्चे 20% की वृद्धि, है ना। तो क्वेश्चन में ये पूछा है उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। जरा देखिए बचत में प्रतिशत परिवर्तन हम देखेंगे। पहले देखिए इसका कितना आ जाएगा, इसका 20% कितना आ जाएगा, 20×5 100 आ जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल। यानी उसके पास 500 रुपए थे, 20% की वृद्धि हुई तो 100 रुपए की वृद्धि होगी। उसकी इनकम कितनी, 600, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 60 आ जाएगा। अब जरा एक बात आप ध्यान से समझिए, यहां पर उसने इनकम में, आय में 60 रुपए की वृद्धि हुई, उसके खर्च में 100 रुपए की वृद्धि हुई। अगर उसके आय में से उसका खर्च घटा देता हूं, उसकी आय में से उसका खर्च घटा देता हूं, यानी जब आप 60 में से -100 करेंगे तो कितना बचेगा, -40 बचेगा। -40 का मतलब यह हुआ उसकी जो बचत है, बचत में 40 रुपए की कमी आई, बचत में 40 रुपए की कमी आ गई। उसने प्रतिशत में पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी आई। ये जो 40 रुपए की कमी आई, माइनस का मतलब यहाँ कमी, 40 की कमी कहां से आई, 100 रुपए से आई। तो 100 को आधार बना के प्रतिशत निकालेंगे, 100 का गुना करके, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या परिवर्तन होगा बच्चे, 40% की कमी आएगी उसकी बचत में। कौन सा आंसर सही होगा, आंसर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, एक बार लाइक जरूर करें वीडियो को मेरे भाई, है ना। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक करते चले जाए सेशन को। जब आप लाइक करते हो ना, सच बता रहे हैं, बड़ी खुशी मिलती है हमें। और आप क्या चाहते हैं, हमें खुशी ना मिले, अरे दुख देना चाहते हो कि भाई खुशी देना चाहे तो यहां लगती है, सच बता रहे हैं, इसलिए लाइक करते चले जाए।
अगला सवाल दिया है 2 नंबर, 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त हुआ? सबसे पहले 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्तियों का नाम लिखिए, राम, रमेश और नरेश। कौन है? राम है, रमेश है और नरेश। पहली तो बात, जब भी आपको अनुपात हमारा फ्रैक्शन में मिलता है, फ्रैक्शन में अनुपात कभी नहीं होता, उसको एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे इसका एलसीएम लेके। देखिए अगर मैं इसका एलसीएम कितना ले लेता हूं, इसका एलसीएम मैंने ले लिया, कितना आ जाएगा? 3, 4 और 6 का आ जाएगा 60, 12 आ जाएगा। कितना ले लिया? 12 एलसीएम ले लिया। तो 12 एलसीएम लेने के बाद 3 से 12 कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 से जाएगा कितनी बार? 3 बार। और 6 से जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो इस रेशियो को हमने बदल लिया एलसीएम लेकर के, ठीक है, क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। अब क्वेश्चन में कहा गया इस अनुपात में इसके बजाय 3:4:6 के अनुपात में बांट दिया। क्या? 702 रुपए। तो पहले तो 702 रुपए को 4, 3, 2 के अनुपात में बांटेंगे, फिर 702 रुपए को 3, 4 और 6 के अनुपात में बांटेंगे, फिर देख लेंगे किसको कितना कितना धन मिला है। अब जरा देखिए कितने यूनिट होगी? 4 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट। 4 और 3 7 और 2 9। इसको 4, इसको 3 और इसको कितना मिल जाएगी? 2। इसको मिल जाएगी 2 यूनिट। टोटल यूनिट का मान आ जाएगा 4, 3, 7 और 2 9। और 702 रुपए, 702 रुपए को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 7 63 हो जाएगा, बचेगा 7, 9 8 72। 1 यूनिट का मान 78 आ गया बच्चे। 1 यूनिट का मान 78 आ गया। तो राम के पास कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। 4 की मल्टीप्लाई 78 में करेंगे, 4 8 32, बचेगा कितना? 3, 4 7 28 और 3 31। तो राम को मिला 312। रमेश को 3 यूनिट मिला है, तो 1 यूनिट का मान 78 है। 3 का निकालेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, बचेगा 2, 3 7 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23, 234 रुपए। नरेश को 2 यूनिट मिला है, 2 8 16, बचेगा कितना? 1 2 7 14 और 1 15, 156 रुपए। इतना मिल रहा था, है ना। तो गलती से बांट दिया कितना? 3, 4 और 6 के अनुपात में। यानी जो 702 रुपए हैं, ये जो 702 रुपए बांटे गए, ये कितने यूनिट में बांट दिया? 3 और 4 7 और 6 13 यूनिट में। तो 13 यूनिट से डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 13 पंजे कितना होता है? 65 होता है, बचेगा 5, 13 चौका 52। 1 यूनिट का मान आ गया 54। जब 1 यूनिट का मान 54 होगा, तो यहाँ कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है राम की, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 54 के 3 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, बचा कितना? 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 162 रुपए मिलेंगे। रमेश को कितना मिलेगा? 4 यूनिट है। 4 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान 54 है, तो 4 चौक 16, बचेगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, इसको मिलेगा 216 रुपए। 6 यूनिट मिलेगी नरेश को, 1 यूनिट का मान 54 है, 6 चौक 24, 24 का 4, बचा 2, 6 पंजे 30 और 2 32, कितना हो जाएगा? 324 रुपए। सवाल में कहा सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त हुआ, सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला और कितने रुपए का मिला। जरा देखिए, राम को पहले 312 मिलते थे, अब 162 मिलते, इसको तो लाभ हुआ नहीं, बिल्कुल गलत। रमेश को पहले 234 मिलते थे, अब 216 मिलते, इसको लाभ नहीं हुआ। तो नरेश को पहले 156 रुपए मिलते थे, अब 324 मिलते, इसको लाभ हुआ कितने का, ये भी पूछा है सवाल में। सवाल में पूछा लाभ जो हुआ है वो कितने का हुआ है, जरा देखिएगा। 324 में से 156 घटाएंगे, यहाँ 14 हो गया, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? 8, यहाँ बचा कितना? 1, 11, 11 में से 5 जाएगा, बचेगा 6, और 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1। तो नरेश को लाभ हुआ कितने का? 168 रुपए का। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? नरेश 168 रुपए का लाभ, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगला नंबर सवाल लेके आते हैं आपके सामने, बड़ा प्यारा सवाल है, देखिएगा। एसएससी ने पूछा, सीजीएल ने 2022 में कहा ए बी सी और डी 4 लोग हैं, 93,100 रुपए की संपत्ति साझा करते हैं। यदि ए और बी का अनुपात 1:2, बी और अनुपात सी का अनुपात 3:4 और सी अनुपात डी का अनुपात 5:6 है,
तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है, सी का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके रेशियो को लिख लेंगे। देखिए जरा ए अनुपात बी का मान लिखेंगे। ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 1:2, तो 1:2 लिखेंगे। फिर उसके बाद बी अनुपात सी कितना दिया है ये देखिएगा, बी अनुपात सी दिया है 3:4, तो 3:4 लिख देंगे। फिर इसने कहा सी अनुपात डी भी तो दिया हुआ है, तो सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है, 5:6, तो 5:6 को लिख लेंगे। अब हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कैसे निकालेंगे ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, गलती मत करना। तो हम क्या करेंगे जरा देखो, इसकी तीनों की एक साथ गुना, इन तीनों की एक साथ गुना, ठीक है। फिर इन तीनों की एक साथ गुना और इन तीनों की एक साथ गुना, ये मिला बर्फी फॉर्मूला। इसको कहते हैं बर्फी। एक बर्फी बनेगी ना आपकी, काजू कतली आ गई सामने, तो ये बर्फी फॉर्मूला है। कैसे करेंगे, अब हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू निकालेंगे, 5×3 15, 15×1 15, तो इसका आया मान 15। बी की 5×3 15, 15×2 30, बी की हो जाएगी 30। सी की वैल्यू आएगी 5×4 20, 20×2 40। डी की वैल्यू आ गई 6×4 24, 24×2 48। ये वैल्यू आ गई इनकी, है ना। अब सवाल में क्या पूछा है, सी का हिस्सा बताना है। टोटल वैल्यू 93,100 रुपए है। अब टोटल वैल्यू यहां देख लेंगे, किसी से डिवाइड होंगे तो डिवाइड कर लो, डिवाइड नहीं होते तो कोई बात नहीं, डिवाइड होते नहीं तो टोटल वैल्यू निकाल लेंगे 93,100। 93,100 टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 और 5 13, 13 का 3 का बचेगा कितना 1, 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12 और 1 13, 133 यूनिट हो गया है। कितना यूनिट हो गया, 133। तो मैं इसको 133 से डिवाइड कर देंगे, एक यूनिट का मान निकाल लेंगे। 133 से आप डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 7×3 21 बचा 2, 7×3 21 और 2 23 बचा 2, 7×1 7 और 2 9, पूरा 7 बार चला गया। यानी एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा एक यूनिट का मान। सवाल में सी का मान पूछा है, तो सवाल में सी का मान पूछा तो सी की यूनिट कितना है, 40 है। एक यूनिट का मान 700 है, तो 40 यूनिट का मान निकालेंगे। 7×4 कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। जब आप 40 में 700 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। यही अगर वो आपसे ए की वैल्यू पूछता था, एक यूनिट का मान 700 है, ए की वैल्यू पूछेगा 15 में 700 की मल्टीप्लाई कर देना, बी की वैल्यू पूछेगा 30 में 700 की मल्टीप्लाई कर देना, डी की वैल्यू पूछेगा 48 में 700 की मल्टीप्लाई कर देना। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल, सवाल नंबर 4 में कहा है, एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रम से 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा, वृद्धि करने के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात बताया है। अब जरा देखिए 8:5:9 है। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लिखेंगे मैथ्स, उसके बाद कितना दिया है फिजिक्स, उसके बाद कौन दिया है, केमिस्ट्री दिया है। जब भी आपका रेशियो दिया है, रेशियो में आप 0 बढ़ा करके लिख सकते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसे 8 की जगह 800 लिख लो, इसे 500 लिख लो, इसे 900 लिख लो, है ना। इसको लिख लेंगे कितना 800, इसको कितना लिख लेंगे 500 और इसको कितना लिख लेंगे 900। अब किसमें वृद्धि हुई, इसमें 10% की, इसमें 5% की, इसमें 5% की। तो इसमें 10% की वृद्धि प्लस 10%, इसमें 5% की वृद्धि प्लस 5%, वृद्धि है तो प्लस करेंगे। इसमें भी 5% की वृद्धि प्लस का 5%। अब जरा देखिए वृद्धि करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी। 10 इसका 800 का 10% निकालेंगे तो कितने की वृद्धि, 80 की। इसका 5% निकालोगे, परसेंट से 2 0, 5×5 25 की, है ना। और इसमें 5×9 45 की वृद्धि होगी। अब सवाल जो पूछा है कि वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात कितना होगा, वृद्धि के बाद पुस्तकों की जो संख्या है उसका अनुपात पूछा है कितना हो जाएगा। अब आप जरा देखिएगा, ये 800 था, 80 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। 80 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 880। इसमें 25 की वृद्धि हो जाएगी तो 525 हो गया। इसमें 45 की वृद्धि हो जाएगी तो 945 हो गया। अब अनुपात बताना है। चलिए जिससे भी डिवाइड होगा डिवाइड कर लेंगे। क्या ये 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार चला जाएगा,
सारे के सारे 5 से जा रहे हैं ना, तो ये 5 से जाएगा कितनी बार, 5 एकम 5 बचा 3 38 हो गया, 5 सते 35 बचा 3 5 छंग 30। ये 5 से जाएगा 5 दिशा, ये चल जाएगा 5 एकम 5 5 पंजे 25, ये चला जाएगा 5 एकम 5 बचा 4 44 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45। तो रेशियो कितना आ जाएगा 176 105 189। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, है ना। बढ़िया लग रही है ना क्लास, वीडियो को लाइक करते रहना मेरे भाई सभी लोग। चलिए 5 नंबर सवाल, बड़ा बेहतरीन सवाल एक और आपके सामने है, लगाते हैं इसमें एक और जहर ट्रिक। कैसी लगाएंगे जरा देखिए, बहुत बढ़िया छुटकू सवाल है, ज्यादा बड़ा सवाल कुछ नहीं है, ओरल हो जाएगा अगर करना चाहे। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूं। सी के वेतन पर उसके वेतन का 1/4 कर है, टैक्स। कर का मतलब ये टैक्स से है भाई, है ना। कर का मतलब यहाँ टैक्स की बात कर रहा है। और उसकी बचत वेतन की 1/3 है, व्यय और बचत का अनुपात बताइए। सबसे पहले देखिए उसका क्या है, वेतन। वेतन का 1/4 क्या है, टैक्स। पहले क्या लिख लेंगे उसको, एक तो टैक्स है उसके पास, उसकी बचत कितनी है, सेविंग लिख लेंगे, है ना। और उसके बाद उसका एक्सपेंडिचर। ये 3 वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले हम देखें एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो 1/3 से भी और 1/4, 3 और 4 से पूरा पूरा कटे। 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे कितना, 12। तो हमने मान लिया टोटल वैल्यू कितना रही होगी, 12। टोटल उसका वेतन 12 होगा, उसका 12 का 1/4 टैक्स दिया, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3। टैक्स कितना जाएगा, 3। फिर उसने कहा उसकी बचत वेतन का 1/3, उसकी जो सेविंग है उसके वेतन 12 का 1/3, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जब उसके पास टोटल वेतन 12 था, 12 में से 3 यूनिट टैक्स दे दिया, 4 यूनिट उसकी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, 4 और 3 7, तो ये 12 में से 7 जाएगा, एक्सपेंडिचर बचेगा कितना, 5। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यय और बचत का अनुपात, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो एक्सपेंडिचर ये रहा, सेविंग ये रहा। देखिए उसने उल्टा पूछा है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का पूछा है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5 और सेविंग कितनी हो जाएगी, 4। आपको ये भी चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, सवाल में क्या चीज पहले पूछा है। उसने एक्सपेंडिचर और सेविंग पूछा है, तो 5:4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, है ना। चलिए सवाल नंबर 6 कह रहा, 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, संख्याएं बताना है। चलिएगा कैसे बताएंगे जरा देखिए। 5:7 के अनुपात में है, 5:7 का मतलब 5/7। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको भागों में बांट लेंगे, या तो x मान लीजिए, भागों में बांट लीजिए। ये संख्या 5x और ये संख्या कितनी रहेगी, 7x। उसके बाद इसने कहा प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने के बाद 3:4 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ देंगे और इसमें भी 6 जोड़ देंगे, अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा कितना मेरे भाई, 3:4। तो बराबर कितना, 3:4। अब क्या करेंगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जरा देखिएगा, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20x प्लस 4 6 हो जाएगा 24 बराबर 3 सते 21x प्लस 3 छंगे 18। x वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, 3 सते 21x प्लस कितना हो जाएगा, 3 छंगे 18। x वाली वैल्यू है 20x, इधर माइनस में जाएगा, 1x बचेगा बराबर 18, इधर आएगा 6। x का मान कितना आ जाएगा, 6। सवाल में क्या पूछा है, संख्याएं बताना है। तो पहली संख्या कितनी थी, 5x। तो पहली संख्या कितनी थी, 5x। 6 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, पहली संख्या आ जाएगी 30 और दूसरी संख्या 6 सते 42। तो दोनों संख्याओं का मान आ गया, एक संख्या आ जाएगी 30, दूसरी संख्या 42। तो कौन सा, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल आपके सामने है, बड़ा प्यारा सवाल है। ऐसा सवाल मैं आपको बता भी चुका हूं, ऐसा सवाल में आपको कहा था जो भी हमारा अनुपात होता है, जो भी हमारा अनुपात फ्रैक्शन में होता है, उसको एलसीएम लेके एग्जैक्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना।
मेरे भाई अगर आपको ये बात समझ में आ रही है ना, इसका परिमाप दिया है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, तो इसका एलसीएम लेकर के जो भी इसका रेशियो निकलेगा उसका योग इसके बराबर 1 यूनिट का मान आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना। ये आपको ये सवाल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सभी बच्चे इसका कमेंट करके ऑप्शन में हमारा कमेंट करके इसका आंसर देंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल, सवाल नंबर 8। रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 हैं। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं? जरा देखिए, 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, विज्ञान है, अंग्रेजी है और गणित है। जरा देखिए, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया और मैथ्स हो गया। उसने कहा उसके अंकों का अनुपात, अंग्रेजी और गणित, इसने कहा अंग्रेजी और गणित के अंकों का अनुपात दे दिया 2:3। इंग्लिश में कितना 2 और गणित में कितना 3, तो 2 इसका और 3 इसका। अब यह भी कहा है कि अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक मिले। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने हैं, तो अंग्रेजी में 2 है, ये विज्ञान से दुगने है, तो विज्ञान इसका आधा होगा, तो विज्ञान को मिलेगा 1 अंक। तो यूनिट कितनी आ जाएगी? 2:1:3। अब सवाल में कहा उसके कुल अंकों का योग 126 है। कुल अंकों का योग जब 126 है तो यहाँ कुल अंक कितने हैं? यूनिट 3 और 1 4 और 2 6 यूनिट। तो 6 यूनिट से इसको भाग दे देंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 1 यूनिट का मान 21 आ जाएगा। सवाल में किसका मान पूछा है? अंग्रेजी का पूछा है। अंग्रेजी में कितने हैं? अंग्रेजी में 2 यूनिट हैं, 1 यूनिट का मान 21, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 42। तो 42 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहां पर आपसे वो विज्ञान में भी पूछ सकता है, विज्ञान का कितना 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना 21, तो विज्ञान का आ जाएगा 21। अगर वो मैथ्स में पूछेगा, गणित में 3 यूनिट है, 21 या 63, मैथ्स का आ जाएगा 63। आपसे वो कोई भी पूछ सकता है। 9 नंबर सवाल जरा देखिएगा, बढ़िया सवाल आपके सामने एक और, सीजीएल 2022 कह रहा है 80 रुपए प्रति किलोग्राम और 50 रुपए प्रति किलोग्राम की गेहूं को 1:2:3 के अनुपात में तीसरी किस्म की गेहूं के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 75 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म की गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल मेरे भाई, और बहुत ही बढ़िया सवाल में बहुत ही कॉन्सेप्ट बढ़िया लगाएंगे हम। जरा देखिए कैसे। सबसे पहले हम देख लेंगे रेशियो कितना दिया है, 1:2:3। रेशियो कितना दिया है? 1:2:3। जरा देखिएगा, 1 2 और 3। पहला 80 रुपए का 1 किलोग्राम, दूसरा 50 रुपए का। हमारे पास हमने मान लिया 1 किलोग्राम ये, 2 किलोग्राम ये और 3 किलोग्राम ये, ठीक है। तो 1 किलो 80, तो 1 किलोग्राम है, 80 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है? 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम कितने का है? 50 रुपए का, तो 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूनी कितना आ जाएगा? 100। ये कितना आ जाएगा? 80 रुपए का। भाई जब 1 किलोग्राम 80 रुपए का तो 80 का आ गया। 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 50 का, 2 किलोग्राम 100 का आ गया। यहाँ 3 किलोग्राम है तो इसका मूल्य यानी मान लेंगे x रुपए है, तो इसका कितना आ जाएगा? 1 किलोग्राम x रुपए का, 3 किलोग्राम कितने का आ जाएगा? 3x रुपए का आ जाएगा, है ना। तो तीनों का कुल मूल्य कितना होगा? तीनों का कुल मूल्य जोड़ लेंगे, है ना। और यहां तीनों का कुल मूल्य कैसे निकालेंगे? मिश्रण का मूल्य 75 रुपए 1 किलोग्राम का है और कुल मिश्रण कितना है? 2 और 3 और 2 5 और 1 6 किलोग्राम, है ना। 1 किलोग्राम का मूल्य कितना दिया है? 75 दिया है। जब 1 किलोग्राम का मूल्य 75 है तो कितने किलोग्राम है हमारे पास? 2 और 3 5 और 1 6 किलोग्राम है। तो 6 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 6 गुना 75 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 पंजे 30 बचा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 450। 100 और 80, 180, 180 इधर माइनस में जाएगा, है ना। 180 इधर जब माइनस में जाएगा तो 3x की वैल्यू निकालेंगे, 3x की वैल्यू 180 इधर माइनस में चला जाएगा, तो 180 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0 से 0 बचेगी।
और 15 में से 8 गया बचेगा 7 और 3 में से 1 गया बचेगा 2, तो कितना बचेगा 270 बचेगा। 3x का मान 270 है, x का मान निकालेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 नम 27, x का मान आ जाएगा 90। सवाल में यही तो पूछा था, जो तीसरी वाली वैल्यू है उसका भाव क्या है, तो x रुपए प्रति किलोग्राम का मतलब 90 रुपए प्रति किलोग्राम उस वैल्यू का मूल्य आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। चलिए लास्ट सवाल, इस वाले सेशन का अंतिम सवाल जरा देखिए, सवाल में क्या दिया हुआ है। कहा गया है एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हैं तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है। 3 व्यक्ति, राजेश, राकेश और रमेश, जरा देखिए लिख लेंगे। राजेश को आरजे लिख लेता हूं, ठीक है राजेश, राकेश को आर के लिख लेता हूं, और कौन है रमेश, रमेश को आर एम लिख लेता हूं, ठीक है। किस अनुपात में दिया, 2:4:9, 2, 4 और 9। राजेश ने परीक्षा में 30 अंक मिले, राजेश ने 30 अंक मिले, जरा देखिएगा राजेश ने कितना मिले हैं, 30 अंक मिले हैं राजेश ने, और यहां राजेश ने कितना मिले हैं 2, तो 2 यूनिट का मान 30 है, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का मान 15 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 15 आ गया। जब 1 यूनिट का मान हमारे पास 15 है तो उसने राकेश के पास 4 यूनिट है, तो 15 चौका 60, राकेश को मिलेगा 60। रमेश के पास 9 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 15 है, 15 नम्मा 135। सवाल में यही तो पूछा था, राकेश और रमेश को कितना मिलेगा, तो 60 और 135 मिलेगा, राकेश को मिलेगा 60, रमेश को मिलेगा 135। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। देखिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।